डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डिप्लोमेसी और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम इसको जो है शॉर्टली देखेंगे कि डिप्लोमेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम डिप्लोमेसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करें तो बेटा डिप्लोमेसी उसी दिन इस्टेब्लिश हो गई थी जब लोगों ने अपने आप को डिफरेंट ट्राइब्स में डिफरेंट ग्रुप में जो है कन्वर्ट किया था। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस सेंड करता था। अच्छा, वो तब उनको ये नहीं पता था कि एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं या एक नेगोशिएशन कर रहे हैं या एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उनको ये पता था कि हमारे मैसेंजर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस लेके जाते हैं, बातचीत कन्वे करते हैं। हमारी अगर कोई डिमांड है या कोई हमारी कोई ज़रूरत है तो उसको दूसरे ग्रुप तक पहुंचाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एक ही जो है पेरेंट की यानी कि हज़रत आदम अम्मा हवा की जो है औलाद है। जूस का भी यही मानना है, क्रिश्चियंस का भी यही मानना है, मुस्लिम्स का भी यही मानना है। और तब यही होता था कि जो क्योंकि जो ट्राइब्स होते थे उनके जो फोर फादर्स थे वो एक ही होते थे, वो एक ही उनके फादर होते थे। उनके बाद वो क्या करते थे, जब किसी कपल की शादी होती थी उस कपल को वो माइग्रेट करवा के किसी और इलाके में भेज देते थे कि वहाँ जाके रहें और वहाँ जाके जो है उनकी ताकि नस्ल आगे चले, वहाँ पे भी लोग जो है आबाद हों। और लोगों की मोस्टली यही ख्वाहिश होती थी कि हम ऐसी जगह जाके आबाद हों जहाँ पर पानी हो, यानी कि लोग प्रेफरेंस करते थे कि हम पानी के किनारे पे जाके आबाद हों, क्योंकि वाटर इज़ अ बेसिक सोर्स जिसके थ्रू अपने लाइफ को आप स्पेंड करते हैं। क्योंकि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता था, कहीं ना कहीं मिला होता था, उनके फॉर फादर सेम होते थे, उनकी कास्ट सेम होती थी, तो एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली वो डिफरेंट मैसेजेस भिजवाते थे, पैगामात भिजवाते थे, एक दूसरे का हालो हवाल पूछते थे। ये एक सॉर्ट ऑफ जो है वो डिप्लोमेसी जो है इस तरह से स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर हम उसको देखें, अगर हम उसके एरा वाइज देखें तो 18th सेंचुरी में इजिप्ट में इसको हमने बहुत वाइब्रेंटली इसको डिप्लोमेसी को जो है ना वो एक्सरसाइज करते हुए देखा है। स्पेशली जब इजिप्ट ने एक वॉर कंडक्ट की थी, उस वॉर को कहते हैं बैटल ऑफ कदास, जो हुई थी 1274 BC में हुई थी। जब ये बैटल हुई इसके बाद जो था, और ये बैटल जो थी बेसिकली इजिप्ट और हिटाटी एम्पायर के दरमियान थी। जब ये बैटल हुई इसके बाद इजिप्ट और हिटाटी एम्पायर ने एक पीस ट्रीटी साइन की। उस वक्त पेपर नहीं होता था, पेपर का दौर नहीं था, तो इजिप्ट हमें पता है कि वो लोग ब्लॉक्स पे लिखते हैं, पत्थरों पे लिखते थे। और उनका लिखना कैसे होता था, वो डिफरेंट सिम्बल्स को जो थे वो उस पर इम्प्रिंट करवाते थे, उन सिम्बल्स को अभी तक यानी कि आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका कि वो सिंबल्स क्या शो करते हैं या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो पीस ट्रीटी साइन हुई थी कि हम जंग नहीं करेंगे, हम अपने रिलेशन जो है वो पीसफुली जो है वो मेंटेन करेंगे। इसी तरह हिस्ट्री हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स देती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसिडेंट देती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ कब दो स्टेट्स के दरमियान जंग हुई, या दो एम्पायर्स के दरमियान जंग हुई, या दो ग्रुप्स के दरमियान जंग हुई। बाद में उन्होंने थ्रू डिप्लोमेसी जो है अपने इन इश्यूज़ को, अपने मसले मसाइल को जो है वो सॉर्ट आउट किया। अच्छा, अब डिप्लोमेसी के लिए अगेन वही होता था कि दोनों ग्रुप जो थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजते थे, वो बातचीत करते थे, वो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक दूसरे के सामने रखते थे, फिर उन टर्म एंड कंडीशन पे जो है बातचीत होती थी। अगर वेस्टर्न एशिया यानी कि इजिप्ट और इसमें डिफरेंट और स्टेट आ जाती हैं, अगर आप स्लाइड पढ़ेंगे तो इसमें और भी डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चीज़ समझने वाली नहीं है, ये प्री रिटर्न है, इसको आपने इसी तरह से देखना है। अगर हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा वास्ट एक एम्पायर थी, जिसमें आपके फ़लस्तीन आता था, इराक़, ईरान, ओमान, UAE जो करंट का है यानी कि मक्का मदीना, इसमें आता था। बहुत बड़ी स्टेट थी और ये स्टेट जो है अपनी डिप्लोमेसी के लिए बहुत फेमस थी, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली डिफरेंट स्टेट में अपने डिप्लोमेट्स को भेजती थी ताकि वो इनके जो है ट्रेड के लिए, इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पीस के लिए काम कर सके। और ये जो ऑटोमन एम्पायर जो है अपनी जो डिप्लोमेसी है वो थ्रू वाटर, यानी कि जो जिसको हम मैरीटाइम कहते हैं, यानी कि जो पानी के थ्रू, कश्तियों के थ्रू सफ़र करती थी, उसके थ्रू जो है वो कन्वे करवाती थी। और ऑटोमन एम्पायर की फुल ये एफर्ट होती थी कि वो अपने आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन कर सकें। डिफरेंट जो मार्चेंट्स हैं यानी कि जितने ट्रेड करने वाले हैं वो फ्रिक्वेंटली जो है नेबरिंग स्टेट में विज़िट करें। देखिए, अगर कोई स्टेट जैसे कि ऑटोमन एम्पायर है, ये बहुत पावरफुल एम्पायर थी। अगर आपको उस दौर में भी
अगर इंटरनेशनली अपने आप को स्टेबल रखना होता था या अपने आप को मनवाना होता था, अपनी पावर अपनी रजीम को मनवाना होता था, तो स्टेट ये समझती थी कि हमें डिप्लोमेसी में सबसे आगे होना चाहिए। और इवन हमारे मुल्क में भी डिप्लोमेसी सबसे आगे होनी चाहिए। और ऑटोमन एम्पायर में जो है डिफरेंट एम्बेसीज ओपन थी, डिफरेंट डिप्लोमेट्स आके बैठते थे और जो ऑटोमन एम्पायर था वो उनके थ्रू जो है अपने मैसेजेस भी डिफरेंट स्टेट में पहुंचाता था। मोर ओवर इनके भी डिप्लोमेट जो थे वो डिफरेंट स्टेट में जो है वो काम करते थे। और ऑटोमन एम्पायर की जो डिप्लोमेसी का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो इनका कल्चर था डिप्लोमेसी का, उसको हम बाकायदा एज अ फाउंडेशन कंसीडर करते हैं डिप्लोमेसी की। कि अगर हम ये देखें कि डिप्लोमेसी की फाउंडेशन किसने रखी है, तो हम उसको मोस्टली एसोसिएट करते हैं ऑटोमन एम्पायर के साथ। कि ऑटोमन एम्पायर ने बाकायदा वाइब्रेंटली एक्टिवली अपने पर्सनल को इन्वॉल्व किया, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट ऑटोनमस यानी कि सॉवरेन स्टेट में, ताकि वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनकी जो इश्यूज़ हैं या एस्पिरेशंस हैं या आइडियाज़ हैं या उनकी कोई भी डिमांड है वो डिफरेंट स्टेट तक पहुंचा सकें। उसके बाद अगर बेटा हम एशियन इंडिया की बात करें, जहाँ पर अब हम रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो मुगल्स के आने से पहले यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टी रहती थी, जिसमें एक चंद्रगुप्ता मौर्य डायनेस्टी भी थी। ये डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपनी डिप्लोमेसी में। और ये बाकायदा इनके डिफरेंट लोग थे जो बाकायदा अपॉइंट हुए थे इनकी किंगडम के, बाकायदा जिसे हम शीर भी कहते हैं। ये क्या करते थे, ये डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट जगहों पे जाकर, डिफरेंट किंगडम्स जगहों पे जाकर नहीं, डिफरेंट किंगडम्स में जाके जो है वो बाकायदा अपने किंग की, अपनी जो रूलर होता था उनकी बातचीत या उनकी डिमांड्स या उनकी सोच जो है वो डिफरेंट स्टेट्स तक पहुँचाते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्ता मौर्य जो कि किंग था, उसने एक डिप्लोमेसी की थेरी को भी एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। वो थेरी क्या थी, वो समझता था कि अगर हमारी किंगडम आसपास की किंगडम के साथ अगर म्यूचुअली वर्क करे तो आपकी किंगडम जो है वो ज़्यादा ग्रो करती है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाती है। कैसे? डेफिनेटली जब आप अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते हैं, आपके नेबर के साथ जो है वो पीसफुल रिलेशन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनसे थ्रेट नहीं होगा कि वो आप पर अटैक कर सकते हैं या आपकी उनके साथ लड़ाई हो सकती है, जंग हो सकती है। जंग जब होती है तो उसमें बहुत सा पैसा जो है वो यूज़ होता है और वो बहुत से पैसा इकोनॉमिकली भी आप हर्ट होते हो, पॉलिटिकली भी हर्ट होते हैं। तो इसलिए चंद्रगुप्ता ये सोचता था कि ये अगर हम डिप्लोमेसी मेंटेन करें तो हम अपनी किंगडम को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी किंगडम के बेस्ट रिलेशन या अच्छे रिलेशन जो हैं वो मेंटेन करें अपने आसपास की नेबर्स किंगडम के साथ, उनको कहें कि आओ हम मिल के म्यूचुअली जो है कोई अलायंस बनाते हैं, हम अपने जो है हम एक ट्रीटीज करते हैं। और उसके लिए उसने डिफरेंट लोगों को असाइन किया हुआ था जो उसके आसपास की किंगडम्स में जाते थे, उनसे दोस्ती की और प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। इस तरह से जो है उसने एक डिप्लोमेसी की थ्योरी जो है दुनिया को दी कि अगर आपकी कंट्री ने प्रॉस्पेरस होना है, डेवलप होना है, ग्रो करना है, तो उसको जो है दूसरी स्टेट के साथ जो है वो म्यूचुअली काम करना है। नेक्स्ट बेंजाइंटाइन एम्पायर की अगर हम डिप्लोमेसी डिस्कस करें तो बेंजाइंटाइन एम्पायर जो है उसकी डिप्लोमेसी बहुत यूनिक थी, क्योंकि बेंजाइंटाइन एम्पायर जो थी वो सराउंडेड थी बाय डिफरेंट नेशंस, बाय डिफरेंट स्टेट, जिसमें आपके बुल्गार्स आ जाते हैं, सेल्विक्स आ जाते हैं, अर्मानियंस आ जाते हैं, जॉर्जियंस आ जाते हैं, अरब्स आ जाते हैं, लोम्बार्ड्स आ जाते हैं, फ्रांस आ जाते हैं। डिफरेंट स्टेट थी और ये स्टेट जो थी वो एक तरह से लॉलेस कंडीशन में रह रही थी। इनके पास कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं था। ये अपनी मोस्टली डिसीजंस के लिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की फॉर्मिंग के लिए जो है ये बेंजाइंटाइन एम्पायर की तरफ देखा करती थी और डिपेंड करती थी। और बेंजाइंटाइन एम्पायर एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश थी, ऑर्गेनाइज स्टेट थी। इवन के बेंजाइंटाइन एम्पायर ने अपने जो उसकी जो रेगुलर आर्मी थी वो जो है 1,20,000 से ज़्यादा थी और उसको जो है 1,50,000 तक कहा जाता था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से हट के उन्होंने एक ब्यूरो ऑफ बारबेरियंस बनाया था। बारबेरियंस आपको पता है जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं। ये क्या करते थे, ये इनके जो बेंजाइंटाइन के पास के जो आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी एम्पायर हैं, उनमें जाया करते थे। वहाँ से जो है वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन, जिसे हम जासूस भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो वापस बेंजाइंटाइन एम्पायर को जो है वो लाके दिया करते थे।
इससे ये होता था कि उनको इनके पास जो है बाकायदा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता था कि अच्छा ये स्टेट जो है ये करी, ये स्टेट जो ये करी है। और इस सब के अलावा उन्होंने बाकायदा एम्बेसडर्स, फॉरेन ऑफिसर्स, फॉरेन एम्बेसीज का जो बाकायदा उसमें एडवाइज़र्स तक उन्होंने जो है अपॉइंट किए हुए थे, जो डिफरेंट जो उनके आसपास की जितनी भी स्टेट्स थी उसमें जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, ट्रेड से रिलेटेड, उनसे पीस से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करते थे, उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करते थे और वापस जो है बेंजाटाइन एम्पायर को जो था वो डिलीवर करते थे। बेंजाटाइन एम्पायर जो थी वो एक लैंडलॉक स्टेट थी जो कि ऑर्गेनाइज थी, उसके पास लीगल स्ट्रक्चर था और वो ये चाहती थी कि उसके जो आसपास जो है कोई स्पेसिफिक जो है कोई एक नेशन नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी 4 सरहदें हैं, वहाँ पर जो है एक तरफ इंडियन है, ईरान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, फिर एक बहरा अरब है, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन बेंजाटाइन एम्पायर जो थी उसमें आप देखें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल या डिफरेंट नेशन जो है वहाँ पर आबाद थी और इन सब नेशन का रहन सहन तरीका हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट था। और जो बेंजाटाइन एम्पायर ये चाहती थी कि उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और उनकी तेज़ थी भी। और वो क्या करती थी, वो तमाम उनके जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनके जितने भी डिप्लोमेट्स थे या जासूस थे, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी, वो उन स्टेट्स में जाते थे, जैसे कि सेल्विक्स है, जॉर्जियंस हैं, इनकी जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने जो इनके लिखने का तरीका है वो सब सीखते थे और इनके दरमियान जाके रहते थे, उधर से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लाके अपने एम्पायर को जो है वो हैंड ओवर करते थे। कांग्रेस ऑफ वियना को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम डिप्लोमेसी का कॉर्नरस्टोन कहते हैं, सॉरी मॉडर्न डेज में। कांग्रेस ऑफ वियना जो है बेसिकली यूरोपियन स्टेट के एम्बेसडर्स के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि सितंबर 1814 टू 1815 तक हुई थी। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, नेपोलियन वॉर हुई, देन डिसोल्यूशन ऑफ होली रोमन एम्पायर, इन सब जितनी भी यूरोपियन स्टेट में जितनी भी डिफरेंट चेंजिंग्स हुई, उसके बाद जो है यूरोप का मैप डिसाइड करना, उसके पॉलिटिकल क्या कहते हैं फ्यूचर को डिसाइड करना, नेक्स्ट जो है बाउंड्रीज कैसे डिफाइन की जाएंगी, नेक्स्ट जो है वो क्या पॉलिसीज होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, यूरोप जो है किन रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो वर्क करेगा। लेकिन अगर हम इसको अगर इसका मेन अगर हम इसका चीज़ थीम स्टडी करें तो तमाम यूरोपियन स्टेट ने अपने एम्बेसडर्स को भेजा था, अपने रिप्रेजेंटेटर को भेजा था। जब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटर्स को, अपने एम्बेसडर्स को जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भेजे तो इट्स मीन उन्होंने एक जो है एक स्टेप अहेड वो गए या एक उन्होंने एक माइलस्टोन रख दिया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी के इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने माइलस्टोन रख दिया। कैसे? जब उन्होंने अपने एम्बेसडर्स को जो थे यूरोपियन स्टेट ने अपने एम्बेसडर को इस कॉन्फ्रेंस में भेजा ताकि वो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ यूरोपियन स्टेट जो है उसको डिसाइड कर सकें कि यूरोप का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, उसकी डिमार्केशन कैसी की जाएगी, उसकी बाउंड्रीज कैसी डिज़ाइन की जाएगी, वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो फ्यूचर में यूरोप के में जो है ना वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट, कांग्रेस ऑफ वियना में 2 ट्रीटी साइन हुई, जिसमें फॉर एग्जांपल पहली थी एलेक्स-ला-चैम्पल, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यूरोपियन स्टेट के दरमियान जो है एक डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। लेकिन वो डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो है वो बाकायदा एग्रीड टर्म एंड कंडीशन पे होगी कि जो म्यूचुअली स्टेट एग्री करेंगे कि हमारे दरमियान ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, इन बेसिस पे हम जो है डिप्लोमेटिक सर्विसेज को चलाएंगे, ये हमारी सर्विसेज हो सकती हैं, उस बेस पे जो है इसको हम जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। अच्छा, इसके लिए उन्होंने बाकायदा डिसाइड किया कि 4 टाइप ऑफ कैटेगरी होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा एम्बेसडर, दूसरा है पैपल लिगेट्स, तीसरा है पैपल नोसियोन, सॉरी इसको प्रोनाउंस करेंगे हम नॉनसियो। फिर एक आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेटर होंगे, फिर मिनिस्ट्रीज होंगी, फिर मिनिस्ट्री रेजिडेंट के बारे में बात की गई, फिर इंचार्ज अफेयर के बारे में बात की गई। यानी कि ओवरऑल डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी लीगल बाइंडिंग क्या होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उसकी हरारकी क्या होगी, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा ऑफिस है, 2 पे, 3 पर 1 by 1, फिर उनके रूल्स, उनके पास पावर्स कौन कौन से होंगी। इन सब चीज़ों को कांग्रेस ऑफ वियना में डिस्कस किया गया। और फिलहाल ये एम्बेसी ये डिप्लोमेटिक जो सर्विसेज थे ये लोग अपने यूरोप, विद इन द यूरोप ही इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे।
उसके बाद 1961 में अनदर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आ जाता है जिसमें डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स और इम्यूनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। इम्यूनिटीज़ का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कि डिप्लोमेट्स को कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ यानी कि कौन कौन सी पावर्स उनके पास होती हैं, वो किस किस चीज़ से इस्तिस्ना होते हैं, बालातर होते हैं। इसी तरह एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो साइन की गई 1961 में, जिसका फ्रेमवर्क क्या था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये एक प्रिविलेज था डिप्लोमेटिक मिशन का दैट इनेबल डिप्लोमेट टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, अच्छा बेसिकली इसका पीछे बिहाइंड पर्पस ये था कि डिप्लोमेट्स को हम एक कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने जो होस्ट स्टेट है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पर उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, और वहाँ पर वो लोग फेयरलेस काम करें। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो रिलेशन है वो इतनी फ्रेंडली, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है वो इंडियन डिप्लोमेट को जो है थ्रेट करते रहें या हम उसको मार दें या हम इस तरह से कुछ भी मिसहैप करें। नहीं, उसके पास बाकायदा बाय इंटरनेशनल लॉ कुछ राइट्स हैं, कुछ पावर हैं, और ये हम पर बाइंडिंग है, यानी कि हम पर बाय लॉ है कि हमने उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है, उसको कुछ राइट्स देने हैं, उसके टुवर्ड कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। इसी तरह इन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ जो 1961 में दी गई, इसका पर्पज़ ये था कि डिप्लोमेट्स को जो है एम्पावर किया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो फेयरलेस होकर जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करें, अपना टास्क परफॉर्म करें, और उनको किसी भी किस्म का कोई ख़तरा, कोई परेशानी ना हो। और इसमें जो है और इसमें पूरी दुनिया के इंडिपेंडेंट स्टेट ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और बाद में यानी कि जून 2013 में अगेन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इलीगल बेसिस को जो फॉर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को रेटिफाई किया था, साइन किया था, अप्रूव किया था इन 189 स्टेट्स ने इसको अप्रूव किया था। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेट इज़ अ स्मॉल पार्ट इन योर कोर्स, और क्योंकि हमारे पास मर्जर क्लास है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं तमाम सब जितने भी कोर्स आउटलाइन हैं डिप्लोमेसी के उन सबको लेके चलूं और आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं डिफरेंट चीज़ों का। इसके बाद जब हम इसकी डिप्लोमेटिक के काइंड्स पढ़ेंगे, हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे, तो वो हमारी जो चीज़ होगी वो इन डिटेल होगी कि डिप्लोमेटिक थेरीज क्या कहती हैं, ये कौन कौन सी टाइप डिप्लोमेसी की, ये इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेट्स के पास कौन कौन सी हैं, वो आगे जो हमारे जैसे जैसे टाइम, यानी कि क्योंकि अभी हमारी बिगिनिंग की क्लासेस हैं, तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू हर चीज़ का दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में कुछ डिप्लोमेसी के बारे में, डिप्लोमेट के बारे में एक बेस बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए कि डिप्लोमेसी है क्या, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगर हम इसको हिस्टोरिकली स्टडी करें, अगेन एशियंट इंडिया में भी हमें इसकी एग्जांपल मिलती है, हमें ऑटोमन एम्पायर में मिलती है, हमें उससे पहले जैसे मैंने कहा 16th सेंचुरी में भी हमें इसकी मिलती है। जब स्टेट्स नहीं बने थे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो ट्राइब्स के फॉर्म में रहते थे, वो भी तब डिप्लोमेसी को यूज़ करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटर को डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में भेजते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट ग्रुप्स के पास भेजते थे ताकि वो अपनी एस्पिरेशन, अपनी डिज़ायर्स जो हैं वो उन तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि हम ये चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि उनके फोर फादर सेम होते थे, तो डिफरेंट एक उन्होंने कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रखा होता था जो डिफरेंट मैसेजेस जो है ना एक कबीले से दूसरे कबीले तक पहुँचाता था, उनके हाल और हवाल, उनकी कोई वाक़यात, अगर किसी से जंग करें उसके बारे में, कोई लड़ाई हुई तो उसके बारे में, कोई मिसहैप हुआ है तो उसके बारे में, यानी कि वो टाइम टू टाइम उनको हर चीज़ से जो है वो इन्फॉर्म रखता था, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता था। ये इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट्स बनी, स्टेट ने बाकायदा इस इंस्टीट्यूशन को रिकगनाइज़ किया, इसको डेवलप किया, इसके ऊपर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की, सेमिनार्स किए, आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेसी को जो है बाकायदा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाया। कुछ स्टेट्स ने जो थे ये अपने डिफरेंट जासूस रखे हुए थे जो इन्फॉर्मेशन देते थे, वे उसके बाद अपने डिप्लोमेट्स को भेजते थे उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उससे रिलेटेड जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती थी। इस तरह करते करते हमारे पास आज के मौजूदा दौर में जो है वो डिप्लोमेसी जो है उसकी प्रॉपर फॉर्म नज़र आती है। जब हम टाइप ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ेंगे तो उसमें हम इन डिटेल और डिफरेंट एग्जांपल स्टडी करेंगे, जिसमें आपको ये समझ आएगी कौन सी ईयर में किस वक्त स्टेट ने कौन सा स्टेप लिया था जिसकी वजह से डिप्लोमेसी और डेवलप हुई।
जैसे पब्लिक डिप्लोमेसी है, सीक्रेट डिप्लोमेसी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी है। तो उन टाइप्स के अंदर जब हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे तब हमें जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अच्छा इस एरा में ये डिप्लोमेसी की ये डेवलपमेंट हुई, इस एरा में डिप्लोमेसी की ये डेवलपमेंट हुई। क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आती गई डिप्लोमेसी की तो हम उसको उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ग्रोथ होती गई, हमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें। और ये ग्रोथ कैसी हुई, जब स्टेट जो है वो एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आते हैं, जब उसको एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो सीक्रेटली करें चाहे ओपनली करें, तो उसकी एग्जांपल्स हमारे सामने आती गई और डिप्लोमेसी में भी डेवलपमेंट होती गई। तो ये लेक्चर बेटा आपका एक शॉर्ट था जिसमें सिर्फ आपको डिप्लोमेसी के 2-3 यानी कि जिसपे बेंजाइंटाइन एम्पायर आ जाती है, ऑटोमन एम्पायर, इन माइलस्टोन्स के बारे में बताना था। फर्दर जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उसको मजीद इन डिटेल हम साइड बाय साइड उसको स्टडी करते जाएंगे, वो कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जिसकी वजह से डिप्लोमेसी को जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट मिली। बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मंडे टू फ्राइडे 10 to 4 PM जो है मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको सेम डे पे जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। आप लेक्चर्स पढ़ें, कोई इशू है, कोई मसला मसाइल हो मुझसे डिस्कस करें। कोर्स फाइल भी अपलोड कर दी गई है, कोर्स फाइल में वीकली प्लानर है और वीक वाइज हर टॉपिक के आगे जो है उसकी सजेस्टेड रीडिंग भी अपलोड की गई हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।